ओके, दिस मई जून 24 का क्वेश्चन 2 for variant 5.1 we are going to discuss. So बेटा इसमें what they are asking for the activation energy EA. You know what is activation energy to start a reaction? For the reaction between hydrochloric acid and aqueous sodium thiosulfate can be determined by an initial rate method. अब ये explain करेंगे आगे कि initial rate method क्या है. Okay? लेकिन हमारा पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज द गिवन रिएक्शन. इस रिएक्शन में आप फोकस करें, ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? सल्फर, और किस फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड में है. तो यानी प्रोडक्ट में ए वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड. तो व्हाट दे से कि द सॉलिड सल्फर फॉर्म इज सीन एज वाइट सस्पेंशन इन द रिएक्शन मिक्सचर. So the reactants are mixed and the time t for a fixed quantity of the sulfur to be formed is recorded. देखो इसमें हम करते ये हैं कि जब आप रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे तो प्रोडक्ट में वाइट सस्पेंशन बन रही है जो कि सल्फर है. अकॉर्डिंग टू देम कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें सल्फर की क्या बनेगी? वाइट सस्पेंशन बनेगी. ठीक है. तो शुरू में स्टार्ट में जो सोल्यूशन होगा वो क्लियर होगा ना. स्टार्ट में सोल्यूशन क्लियर होगा. तो अगर बीकर के नीचे आप कोई पेज रख दें जिस पे मार्क बना हो, ठीक है, कोई एक पेज ले लें उस पे मार्क बना हो ऐसे, और बीकर को उस पेज के ऊपर रख दें, नीचे मार्क है तो शुरू में आपको मार्क नजर आएगा. राइट. जैसे जैसे ये सस्पेंशन बनते जाएंगी तो वो जो मार्क है वो डल होना शुरू हो जाएगा. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको मार्क नजर नहीं आएगा. तो यूजुअली इस तरह से हम टाइम को मेजर करते हैं. जैसे हम रिएक्टेंट मिक्स करते हैं, टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं, और वो मार्क जब डिसअपेयर हो जाता है तो फिर हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देते हैं. तो इस वजह से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम थ्रू दिस मार्क डिसअपेयरेंस मेजर करते हैं, उसमें जरूरी है कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में कोई सॉलिड बन रहा हो. ठीक है. या सॉलिड डिसअपेयर हो रहा हो रिएक्टेंट से, या क्लियर सोल्यूशन से प्रोडक्ट में कोई सॉलिड फॉर्म हो रहा हो. तब आप इस टाइमर को यूज कर सकते हैं मार्क के साथ. गॉट इट? अच्छा, अब इन्होंने बेटा ये भी डिफाइन किया कि रेट क्या है. ये लोग कहते हैं कि इनिशियल रेट इज 1/t. ठीक है. तो इन्होंने रेट को डिफाइन किया यहाँ पे कि रेट इज इक्वल टू 1/t. जो भी टाइम की वैल्यू होगी उसको 1/t कर दें तो दैट इज रेट. ये तो आपको पता है ना, रेट एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फिर क्या कह रहे हैं बेटा? आपको जो सोल्यूशन दिया थायोसल्फेट का सोल्यूशन है इतनी कॉन्सेंट्रेशन का, और HCl का सोल्यूशन है इतनी कॉन्सेंट्रेशन का. Measurements are taken for a series of temperatures using the following procedure. अब ये प्रोसीजर बता रहे हैं, प्रोसीजर को समझे सारा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इनके कुछ क्वेश्चंस वो प्रोसीजर से लिंक्ड होते हैं. स्टेप 1 में थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ. ठीक है. एक बेटा नॉर्मल वाटर बाथ होता है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होता. ये थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड का मतलब है कि ये इट कैन कंट्रोल द टेम्परेचर. राइट. तो थर्मोस्टेटिकली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वाटर बाथ है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है या फिक्स टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है. स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं कि 100 cm क्यूब कॉनिकल फ्लास्क लेवल्ड ए एंड सेकेंड 100 cm क्यूब, यानी दो कॉनिकल फ्लास्क ली हैं. उसको उसकी कैपेसिटी 100 cm क्यूब है. एक को लेवल ए किया है, दूसरी कॉनिकल फ्लास्क को लेवल बी किया है. राइट. फिर क्या किया है कि जो कॉनिकल फ्लास्क ए है उसमें थायोसल्फेट रखा है 10 cm क्यूब इस कॉन्सेंट्रेशन का. गॉट इट? और फिर फ्लास्क ए इज प्लेस्ड ऑन वाटर बाथ. वाटर बाथ पे रख दिया उसको हीट होने के लिए. फिर 10 cm क्यूब 0.5 ये HCl बेटा रखा है किसमें? फ्लास्क बी में. एक में थायोसल्फेट रखा फ्लास्क में, दूसरी फ्लास्क में HCl रखा. फ्लास्क बी इज प्लेस्ड in the same water bath. Wait for 10 minutes. ये बेटा आपका क्या ख्याल है, ये 10 मिनट्स क्यों वेट करवा रहे हैं? इक्विलिब्रियम दो दो अलग अलग फ्लास्क में दो रिएजेंट्स हैं. एक सेम हो जाए. यस, 10 मिनट्स इसलिए वेट कर रहे हैं कि दोनों कॉनिकल फ्लास्क में टेम्परेचर सेम हो जाए.
ठीक है। वो जो वाटर बाथ है ना, वो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। जो भी जितने भी आप हीट देंगे, तो एक टाइम ऐसा उसमें ये दोनों रखे हैं 10 मिनट्स तक, तो दोनों फ्लास्क में टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। ये पर्पस है, राइट। फिर बेटा स्टेप 6 क्या है? फ्लास्क ए इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाथ एंड प्लेस्ड ऑन अ टाइल विथ अ ब्लैक क्रॉस। देखो कोई टाइल है जिस पे ये क्रॉस लगा हुआ, ठीक है। इस पे आपने फ्लास्क ए को रख दिया लाइक दिस। डज मेक सेंस? इस ए में क्या था? थायोसल्फेट था। फिर द कंटेंट ऑफ फ्लास्क बी एडेड टू फ्लास्क ए एंड द टाइमर इज स्टार्टेड। ठीक है, ये जो फ्लास्क बी का कंटेंट है वो किस में ऐड किया है? ए में ऐड किया। बी में क्या था? HCl था। HCl थायोसल्फेट में ऐड किया और टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये थायोसल्फेट और HCl का रिएक्शन देखो, ये HCl है, ये थायोसल्फेट है, दोनों का रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना फ्लास्क ए में। यहाँ केमिकल रिएक्शन शुरू होगा। उस केमिकल रिएक्शन में बनेगा क्या बेटा? उसमें सल्फर बनेगा, जो कि वाइट सस्पेंशन है। तो वाइट सस्पेंशन है, तो ये जो मार्क है नीचे से डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? द कंटेंट ऑफ फ्लास्क बी, टाइमर स्टार्ट हो गया। द टाइमर इज स्टॉप व्हेन द ब्लैक क्रॉस इज नो लॉन्गर विजिबल। ठीक है, और टाइम इज रिकॉर्डेड। तो बस जब वो क्रॉस डिसअपेयर हो गया तो टाइम रिकॉर्ड कर ले। सजेस्ट अ रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू वेट फॉर 10 मिनट्स। हाँ, ये ऊपर डिस्कस कर लिया हमने ना। सो दैट टेम्परेचर इन बोथ फ्लास्क ए एंड बी बिकम सेम। ठीक हो गया? अच्छा, देन बेटा आप लोग आंसर करें इसको, बी को, कि द प्रोसीजर डज नॉट मेंशन हाउ अ वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड। To state the temperature measurements that should be taken and at which stage in the process they should be taken। वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट्स की डिटेल इन्होंने प्रोसीजर में नहीं बताई हुई, तो उन्होंने नहीं बताई तो आप बता दें। तो आप बता दें बेटा। स्टेट द टेम्परेचर मेजरमेंट दैट शुड बी टेकन एंड एट विच स्टेज द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसीजर दे शुड बी टेकन। स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर कौन सा स्टेज होगा बेटा? इन्होंने ये स्टेजेस दिए हुए हैं आपको, तो आपका क्या ख्याल है कि टेम्परेचर कहाँ कहाँ लेना चाहिए? वेट करना उसके बाद, यानी जी, टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन है तो किस टेम्परेचर पे ये रेट आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर रेट जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है ना। तो दो टेम्परेचर ले लें, एक स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन और एक एंड ऑफ द रिएक्शन। तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन कहाँ है बेटा? बिफोर या एट द एंड ऑफ स्टेप 5 करना चाहिए, या एट द स्टार्ट ऑफ स्टेप 6 करना चाहिए। हाँ, रिएक्शन असल में इधर स्टार्ट हो रहा है, देखो स्टेप 7 में रिएक्शन स्टार्ट हो रहा। तो स्टेप 7 से पहले और स्टेप 5 के बाद। तो आप लिख सकते हो एट द एंड ऑफ स्टेप 5 या एट द स्टार्ट ऑफ स्टेप 7। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर होगा। रिएक्शन शुरू होने से पहले आपको टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वेट फॉर 10 मिनट्स के बाद टेम्परेचर लेना चाहिए कि टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाए। तो एक टेम्परेचर क्या हो जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ स्टेप 5, और दूसरा टेम्परेचर कहाँ लेना चाहिए? रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हुआ है, किस स्टेप में? स्टेप 8 में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो स्टेप 8 के एंड में टेम्परेचर लेना चाहिए। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा बेटा? ये फाइनल टेम्परेचर होगा। ओके, ये कौन सा टेम्परेचर होगा? ये इनिशियल टेम्परेचर होगा, राइट। तो बेटा क्या, एट द एंड ऑफ स्टेप 5 एंड एट द, सॉरी, एट द स्टार्ट
एट द एंड था, यस सॉरी, एट द एंड ऑफ स्टेप 5, और दूसरा एट द एंड ऑफ स्टेप 8 था, एट द एंड ऑफ स्टेप 8। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। State how to use the temperature measurements to determine an accurate value for the temperature of the mixture during the reaction. Yes बेटा, ये जनरल क्वेश्चन है और या बहुत से एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में अप्लाई करते हो कि हाउ टू यूज द टेम्परेचर मेजरमेंट्स टू डिटरमिन द एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आप क्या करो, मैनी टेम्परेचर वैल्यूज ले लो एंड टेक द एवरेज। ठीक है, टेक द एवरेज या टेक मीन। हाँ, या मैनी रीडिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल लेके और उनका एवरेज ले लो। ठीक है, टेक द एवरेज या मीन, राइट। फिर बेटा ये क्या करें कि स्टूडेंट कैरीज आउट द प्रोसीजर एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रोसीजर कैरी आउट हुआ है। वो टेम्परेचर ये हैं, 15 डिग्री सेल्सियस, 24 एंड 32 डिग्री सेल्सियस, एंड रिकॉर्ड्स the measurements in table 2.1. So compare table 2.1, complete table 2.1, record values for the temperature to the nearest whole number and value for 1/T. ओके, तो बेटा आप बताओ टेम्परेचर इन्होंने डिग्री सेल्सियस में मेजर किया है और आपसे क्या पूछ रहे हैं टेम्परेचर केल्विन में। तो क्या करेंगे, 273 में ऐड कर देंगे ना। व्हाट वी गेट हियर 288, व्हाट वी गेट हियर 297, व्हाट वी गेट हियर 305। ओके, फिर 1/T, तो ये टाइम है, इसको 1/T कर दो बेटा, बताओ क्या बनेगा। 5.68 into 10⁻³ ओके, फिर 0.01086। नहीं तो ये इस एक ही फॉर्म में हो ना सारे, 0 पॉइंट क्या है, तो फिर इसे भी चेंज कर देना, इसे आप फिर कर लें 0.00568। ऐसा है बेटा, बस 57 है। नेक्स्ट क्या है, 0.0109, फिर नेक्स्ट 0.0161। ओके, देन बेटा ये अब आपको क्या दिया हुआ इन्होंने, 1/T दिया हुआ, राइट, ये गिवन वैल्यूज हैं, और लॉग 1/T दिया हुआ। इस टी और इस टी में क्या फर्क है, इसमें टेम्परेचर वाला टी कौन सा है और टाइम वाला टी कौन सा है, कैपिटल टी, वरना यूनिट भी आपको इंडिकेट करिए, ये यूनिट क्या बता रही है, टेम्परेचर वाला टी है और दूसरा टाइम वाला टी। अब इसको बेटा प्लॉट करना है यहाँ। यूज द रिजल्ट्स फ्रॉम टेबल 2.2 टू प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड 2.1 to show the relationship between this and this. Use a cross। बेटा अगर ये क्रॉस ना भी बोले ना तो हैबिट रखें, आप पॉइंट्स को क्रॉस की फॉर्म में लें। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने कहा हुआ ना कि क्रॉस ने, ना भी कहा हो तो आप क्रॉस की फॉर्म में लें। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये तो पहले जब पॉइंट्स आ जाए ना फिर देखते हैं कि लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कर्व भी हो सकती है, आपने पॉइंट्स के पैटर्न को देखना है। अगर वो कर्व बन रही है तो फिर फ्री हैंड कर्व लगाएं, और अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो फिर स्केल रख के लाइन लगाएं। ठीक है, तो पॉइंट्स की अरेंजमेंट को देखने के बाद आप डिसाइड करोगे
कि बेस्ट फिट कर्व है या स्ट्रेट लाइन है। कर्व भी लाइन होती है, राइट, कर्व भी लाइन होगी। तो बेटा अब ये कैसे प्लॉट करें, इसकी कोई पिक्चर ले सकते हो आप और पॉइंट्स बता सकते हो कि हम, आप पिक्चर ले लो तो जब ग्राफ आए तो आप पॉइंट्स बता सको। नहीं नहीं, आप लोग बताएंगे मुझे और मैं पॉइंट लूंगा। रेडी? अब मुझे बताएं, हेल्प में, कि कैसे पॉइंट्स लें। जी बेटा, उस टेबल को देखें और जस्ट हेल्प में। 0.00 एक्स एक्सेस पे 35353। ये 1 2 and 3, दिस पॉइंट बेटा, डज इट मेक सेंस? 351 हो जाएगा, यही है ना, ये 351 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो वो एक ये पॉइंट है, और दूसरा वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? -2.43 बेटा, ये है। तो 1.5 boxes, तो 1.5 boxes। अच्छा, यस यस, ये 3 1, ये बेटा, नीचे की तरफ ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब नीचे जा रहा है, तो 1.22 ये यस सर, क्यों बेटा? एक मिनट, ये नेगेटिव में लिया हुआ और ये भी नेगेटिव में है ना, एक नेगेटिव। ये -2.43 है। बेटा इधर देखें, एवेल्युएट करें, -2.43 कहाँ होगा? अच्छा ठीक है, नीचे आ रहा है, ओके, ये पॉइंट -2.6 नीचे, ओके। फिर बेटा बताएं, ये पहला पॉइंट है, 1 मिनट, इससे क्रॉस कर देना। उन्होंने कहा कि क्रॉसेस यूज करें, तो ये एक क्रॉस है। बेटा ये थोड़ा स्क्रीन पे, चूंकि मैं ये बोर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे हाथ में पेंसिल नहीं है, तो मे भी थोड़ा पॉइंट डिसलोकेट हो जाती जगह पे, लेकिन जब आप लोग बनाओगे पेंसिल के साथ, बी केयरफुल कि जिस जगह पॉइंट है उसी जगह बनाए। यस, 330 से ये वाला, 336, ये वाला 336, ओके। सो 1 2 3, ये होगा ना, और फिर -1.99, -1.99। the 2 point होते हैं आधा box। ये बेटा बताओ, नीचे नहीं, ऊपर आधा बॉक्स ऊपर। ये दिस इज द पॉइंट, ओके। 3 to 5, this is the point, -1, सिर्फ वो 1 सेंट से 4 बॉक्स, ये एक मिनट, ये 4 बॉक्स 1 2, this is the point, okay। फिर 3 1 4, this is the point, और y एक्सिस पे, यस, क्या वैल्यू है? -1 पॉइंट, -1.4 से ऊपर है, -1 पॉइंट, 3.5 बॉक्स। ये 4 था ना, या ये 1.4 है, ये इसके नीचे छोड़ दो, -1 पॉइंट, हाफ हाफ बॉक्स। दिस वन, स्केल छोटा कर दो, विजिबिलिटी इशू तो नहीं होगा? अभी पहले पढ़ना है ना, पॉइंट सुनाने हैं फिर। एक मिनट देखो, अब विजिबल है या पहले विजिबल था? चलो, यस, फिर -302, ये वाला बेटा पॉइंट, ये पॉइंट है ना 302, -1.21 है, 302 था ना, ये पॉइंट है, ये है ना,
ओके, देन It's 287 or minus 0.8. 287 इधर होगा ना, ये ये है ना 287। ओके, और इधर 28 -0.7 ये है ना, यस यस। हो गया। अब बेटा लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आए, बताएं हाउ टू मेक लाइन ऑफ बेस्ट फिट। एनॉमलस पॉइंट हो सकता है, ओके, जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन गुजरे, जिन पॉइंट से नहीं गुजरेगी वो एनॉमलस पॉइंट होंगे। जी बेटा, स्ट्रेट लाइन, अब मेरे पास स्केल नहीं है, ओके, आई डोंट हैव स्केल, तो इसलिए लाइन आगे पीछे हो सकती है, तो इसको बस स्केल रख के आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लोगे। ओके, चले, कोई गुजारा हो गया इसका। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई बेटा, देन प्रोसीड फर्दर। ओके, जी बेटा क्या कह रहे हैं, डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन फिगर 2.1, state the coordinates of both points you use in your calculation। बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स लेने आते हैं? अच्छा, ओके ओके। These must be selected from your line of best fit, give the gradient to three significant figures। बाकी सब्जेक्ट्स में जब आप ग्रेडियंट लेते हैं तो आप पॉइंट्स कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? बेस्ट फिट लाइन से ही करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट का रखते हैं ख्याल, सो दैट कि वो मैक्सिमम ग्राफ को कवर करे। तो आप ग्रेडियंट्स इसमें बताएं कौन से हम लें, सॉरी कोऑर्डिनेट्स कौन से लें हम? हाईएस्ट वाला, ये वाला पॉइंट ले लें। तो बेटा इसके पॉइंट्स वही हैं जो आपने यहाँ पे टेबल पे लिए हुए हैं ना, तो आप टेबल वाले में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लें। ये कौन सा था बेटा पॉइंट, बताएं, पिक्चर ली हुई थी ना, माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या था इसका, -8 2, एक्स क्या था, आपने पिक्चर ली थी ना अभी? नहीं, कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लेते हो? ये कोऑर्डिनेट्स इस तरह नहीं होते, ऐसे होते हैं। मेरे पास वैल्यू नहीं है ना, तो आप मुझे बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 0.00287 कॉमा -0.82, ये बेटा एक हो गया कोऑर्डिनेट, ये उसको वहां पे लिख दोगे जो पूछा हुआ। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? यू गॉट द आइडिया ना। दूसरा बेटा ये वाला ले लें, ये लाइन के ऊपर तो नहीं है, लाइन वाला भी ले सकते हैं, ओके, वरना ये लाइन तो मैंने बनाई है ना, ये हो सकता है ये स्केल से बने तो इससे गुजरती। तो अभी आप स्टेबल वाले पॉइंट ही ले लो, बताओ मुझे कौन से पॉइंट्स हैं। दूसरा बता रहे हो, पहला जीरो 287, दूसरा वाला 2.43। ग्रेडियंट बेटा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 ना, ऐसे होगा। समवन शुड सॉल्व इट। कितना है? 2400। समवन शुड सॉल्व इट बेटा। -2440। इसको बेटा कोई क्रॉस चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले बेटा।
अच्छा, यही आ रहा है बेटा। अच्छा, अब बेटा बताएं इसको कैसे करना है अटेम्प्ट। An equation relating time and temperature variables is shown here to determine the activation energy EA for this reaction। और इन्होंने ये किसकी, अच्छा, if you are unable, okay, तो EA एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा यू नो Y इक्वल्स mx प्लस सी, mx प्लस सी बेटा। तो यू नो कि Y ये था ना, और x 1/t था ना। तो जब x 1/t था तो फिर m क्या बना, माइनस भी है बेटा, -0.434 ई ए डिवाइडेड बाय आर, ऐसा है बेटा। अच्छा, m हमने कैलकुलेट क्या किया, -2440 -0.434। एक्टिवेशन एनर्जी इज टू कैलकुलेट आर इज कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट गिवन है, आपने आर मेमोराइज तो नहीं करना ना। हाँ, ये देखो कांस्टेंट्स गिवन है, पेपर के एंड पे लास्ट पेज पे कांस्टेंट गिवन है, तो आर क्या है, 8.31 है। तो जस्ट प्लेस आर हेयर, 8.31, एंड जस्ट कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, 46,719। 719.8। बेटा यूनिट्स का क्या करना है, यूनिट्स डिसाइड करें। जी, आर की यूनिट देख लेते हैं। ओके, पहले एम की यूनिट बताओ, होगी कुछ। ये देखो, इसकी यूनिट नहीं गिवन, राइट। और इसकी यूनिट क्या है, पर केल्विन है। तो ये राइज ओवर रन था ना, ऊपर यूनिट नहीं थी, 1/पर केल्विन इज केल्विन। तो इसका मतलब है कि एम की यूनिट क्या है, केल्विन है। इसकी यूनिट क्या थी बेटा, केल्विन थी। इज इक्वल टू, ये तो नंबर है, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट निकालनी है। और आर की यूनिट इधर आए टेबल में देखें कि क्या थी। आर की यूनिट क्या है बेटा, जाउल पर केल्विन पर मोल। इसको एडजस्ट करें एक्सप्रेशन में, जाउल, ये बेटा क्या है नीचे इसके, ये K इज इक्वल टू ई ए जाउल पर केल्विन पर मोल। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो केल्विन इंटू जाउल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू ई ए, कि किस किस ने कैंसिल हो जाना है, केल्विन ने पर केल्विन से कैंसिल हो जाना है, तो जाउल पर मोल, ये यूनिट बन रही है एक्टिवेशन एनर्जी की, और वैल्यूज की 46719.8। और भी, ठीक है। ओके, जी बेटा, ये पढ़ें, क्या कहते हैं, यूज यूर ग्राफ टू स्टेट वेदर द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स आर रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स आप कैसे चेक करेंगे, और कहते हैं ग्राफ। हाँ, तो आप इस ग्राफ को देख के डिसाइड करें कि क्या रिजल्ट्स रिलायबल हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि ये जो लाइन सीधी नहीं है, वो इस मेरे पास स्केल नहीं था। ओके, तो अगर स्केल होता तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे ही पॉइंट्स आते, एनॉमलस पॉइंट आपके पास ना जनरेट होते। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस ग्राफ को देख के कि क्या रिजल्ट्स रिलायबल हैं। हाँ, तो रिजल्ट्स आर रिलायबल। रीजन क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लाई ऑन लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या पॉइंट्स आर क्लोजर टू लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगर बहुत ज्यादा वियर्ड हो ना, सारे स्कैटर्ड हो, फिर नॉट रिलायबल। अगर पॉइंट्स लाइन के ऊपर ना हो लेकिन क्लोज हो,
तब भी रिजल्ट्स रिलायबल हैं। ठीक है, क्लोज अगर हो तब भी रिलायबल हैं। स्कैटर्ड डेटा के लिए रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते। तो बेटा एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, रिजल्ट्स रिलायबल हैं, आर रिलायबल एज पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे लाई करते हैं। ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस बेटा, suggest a change to one controlled variable that the student could make so that, बेटा कंट्रोल्ड वेरिएबल का क्या मतलब है? तो मतलब क्या चीज़ है, ऊपर मैं डेटा दिखाता हूँ कि जो कांस्टेंट है और जो कंट्रोल्ड है, और उसमें ऐसा चेंज करें कि टाइम measured फॉर गिवन टेम्परेचर इज शॉर्टर। ये देखो कंट्रोल वेरिएबल में कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि कंसंट्रेशन इन्होंने फिक्स की हुई है। 0.1 मोल पर डी क्यूब थायोसल्फेट की ली हुई है, 0.5 मोल पर डी क्यूब HCl की ली हुई है। ठीक है, तो अब ये अगर कंसंट्रेशन आप ज्यादा करोगे बेटा, तो फिर तो ये जो सल्फर सॉलिड था वो जल्दी बनेगा। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे किसी एक रिएजेंट की भी, तो ये सल्फर कंटेंट क्या होगा, जल्दी फॉर्म होगा। जब सल्फर जल्दी फॉर्म होगा तो टाइम विल बी शॉर्टर। वॉल्यूम बेटा जब ज्यादा होगा, हाँ, असल में बेहतर आंसर कंसंट्रेशन का है, क्योंकि कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट करता है ना, वॉल्यूम को हमने नहीं पढ़ा हुआ रेट के साथ रिलेट करते हुए। कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, जिसकी वजह से टाइम कम हो। तो कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर पैरामीटर है कंपेयर टू वॉल्यूम। क्या? हाँ, जो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो टाइम को तो अफेक्ट करेगा, लेकिन और वो कंट्रोल वेरिएबल में कंसंट्रेशन इज द बेस्ट इन दिस थिंग। ठीक है, उस पर मे भी एग्जामिनर कंसिडर करे या ना कंसिडर करे, लेकिन ऑब्वियसली जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेंगे वो टाइम को जरूर अफेक्ट करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा।